YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं कमल कौशिक और आप देख रहे हैं बड़ी बात। बड़ी बात आज हरियाणा में यह है कि लगता है कि एक बार फिर से हड़ताल का दौर शुरू हो चुका है। एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर हैं। लगभग पिछले 8 दिनों से सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया गया है। कर्मचारियों की इस हड़ताल से हरियाणा की जनता बहुत परेशान है, लेकिन जनता की परेशानी से भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे पर भी अब राजनीति हो चली है। अब हरियाणा के 4 जगहों की या यूं कहें कि 5 जगहों की अलग अलग तस्वीरें आप उदाहरण के तौर पर देखिए और जानिए कि हाल क्या है या यूं कहें कि बेहाल है। एनएचएम कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं। ये 5 तस्वीरें आप देखिए, सोनीपत जिले की है, अंबाला जिले की है, झज्जर जिले, गुरुग्राम जिले की और साथ ही मेवात की है। कहीं खून से चिट्ठी लिखी जा रही है, कहीं पर सिर मुंडवाया जा रहा है, तो कहीं पर भीख भी मांगी गई है। अब देखिए अलग अलग तरीके हैं प्रदर्शन के। ये हड़ताल पर है एनएचएम के कर्मचारी और जो समर्थन है वो धीरे धीरे सभी का मिलना शुरू हो चुका है। गुरुग्राम की बात कर ले तो यहाँ पर एनएचएम के जो कर्मचारी है लगभग 700 के करीब है जो भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में धरना स्थल पर हवन यज्ञ भी किया गया है। अंबाला की बात कर ले, धरने पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों के धरने को जेजेपी ने समर्थन दे दिया है। एनएचएम कर्मचारियों के धरने को सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने भी समर्थन किया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सभी जगह तस्वीरें यही सामने आई है, सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाली। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। कहा गया है कि सरकार सब कुछ कर सकती है लेकिन करना नहीं चाहती है। कुल मिलाकर एनएचएम कर्मचारियों के धरने पर भी अब राजनीति शुरू हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इनकी समस्या का समाधान कब होगा, कैसे होगा और कौन करेगा। हालांकि प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद भी इस पर बोल चुके हैं और कहा है कि बातचीत चल रही है और जो बातचीत इससे पहले चली थी वो बेनतीजा रही थी। ये पहला मामला नहीं है, पहली बार नहीं है कि एनएचएम कर्मचारी सड़कों पर आ गए हो, काम ठप कर दिया हो, जनता को परेशान कर दिया हो। इससे पहले भी सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर आ चुके हैं एनएचएम के कर्मचारी। लेकिन सवाल यह उठता है कि इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि एनएचएम के कर्मचारी कहते क्या हैं इस हड़ताल को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। मुख्य मांग हमारी यही है कि या तो नियमित करे सरकार या फिर एनएचएम कर्मचारी को सेवा सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे, ताकि वो भय के माहौल से हटके और डर के माहौल से हटके वो काम कर सके और जनहित में अपनी सेवाएं। करने पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें सिर्फ अपनी जॉब सुरक्षा चाहिए। कितने दिन हो गया आपको? आज हमारा हड़ताल का 9वां दिन है और ऐसे ही हड़ताल कंटिन्यू रहेगी तब तक हमारी मांग नहीं पूरी की जाएगी। बिल्कुल, आज हमने मेवात से करीबन 150 खून से पत्र लिखे हैं जो कि हमारे साथियों ने खून दिया है मौके पे ही, और उसी से ही हमने माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार जी के लिए पत्र लिखे हैं। और हमारे 8 साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं और हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो है नियमितीकरण, स्थायी सेवा सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी, 7th पे कमीशन इत्यादि। हड़ताल पर बैठे हुए आज हमें 9वां दिन है और हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें स्थायी किया जाए और ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए। आज सबसे पहले तो अभी हमने हवन किया है, प्लस कुछ हमारे जो एनएचएम के एम्प्लॉय हैं वो भूख हड़ताल पर ही बैठे हैं। उसमें मेल्स भी है और फीमेल्स भी भूख हड़ताल बैठे हैं। तो सभी एनएचएम कर्मचारी अपनी बात को सीएम तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सीएम कुछ भी नहीं जानते हैं। इसी हड़ताल पर सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र के बीच का ये पूरा मसला है। हालांकि सीएम ने बातचीत से मुद्दे को सुलझाने का भी आश्वासन दिया है। देखिए, उनकी मांगों के ऊपर हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट वो सब विचार कर रहा है, क्योंकि ये एनएचएम के जितने कर्मचारी हैं इनका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एक ज्वाइंट ये प्रोजेक्ट होता है, तो उनसे बातचीत करके उनकी समस्याओं का जल्दी हल निकालना। तो आपने सुना कि ये जो मसला है वो केंद्र और राज्य का है, सही बात है, लेकिन असल में जो देख रहे हैं रहा एनएचएम कर्मचारी वो इसी बात की है कि कोई ना कोई समाधान निकालकर सीएम खुद उनके पास आए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, कि लगता है कि अब भी थोड़े दिन लग सकते हैं।
सरकार जरूर समझ रही है परेशानियों को, लेकिन हल नहीं कर पा रही है। और बातचीत का जो सिलसिला है लगता है अब शुरू हो जाएगा। इससे पहले भी बातचीत हो चुकी है, लेकिन जैसा पहले हुआ था वैसे अब भी हुआ है। जो एनएचएम के कर्मचारी है कहते हैं कि आर पार की लड़ाई अब हम लड़ने जा रहे हैं, हमें आश्वासन नहीं और पूरा पुख्ता एक नोटिफिकेशन चाहिए, या यूं कहें कि वो चाहते हैं कि अब तो चुनाव भी नजदीक है, अब तो जरूर सरकार पर अच्छे से दबाव भी बनाया जा सकता है। और ये कड़वा सच भी है। इसके अलावा जो राजनीति करने पर उतारू हो जाते हैं नेता, वो भी सामने आते हैं। अब ये भी कड़वा सच है कि उनको भी बड़ा मजा आता है जब इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि इन मुद्दों को भी भुनाया जाए। और जो एनएचएम कर्मचारी है उनके साथ भी जो बाकी पार्टियों के नेता है वो निकल कर सामने आए हैं और कहते नजर आते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी लड़ाई में खड़े हैं, संघर्ष कीजिए और हम आपके साथ हैं, सरकार से मांगे मनवाकर ही हम रहेंगे। और ये तस्वीरें भी यही बयां करती है। आप देखिए, अपने खून से चिट्ठी लिखी जा रही है, यानी मजबूरी तो है। आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि जो एनएचएम कर्मचारी हैं वो अपने खून को भी बहुत सस्ता समझ रहे हैं और कहते हैं कि देखिए हम तो इतने परेशान हैं, हमारे जो घर का गुजारा है वो भी नहीं चल पा रहा है, जॉब गारंटी हमारे पास नहीं है। और एक बड़ी मजबूरी ये भी है कि ऐसे भी कर्मचारी हैं जो कहते हैं कि 42 साल हम पार कर चुके हैं, अब कहां पर नौकरी हम पाएंगे अगर कल को इनके पास नौकरी नहीं रहती है। अब इनकी मजबूरी भी आप समझिए। जो दर्शक देख पा रहे हैं वो ये भी देख रहे होंगे किस तरह की परेशानी में फिलहाल एनएचएम कर्मचारी हैं। लेकिन फिर से सवाल वही उठता है कि सरकार क्यों देरी करती है? अगर देरी करती है कि सरकार की मजबूरी क्या है, यही हम बड़ी बात में जानने की कोशिश करेंगे चर्चा के दौरान। आप ये भी देखिएगा कि कौन सी पार्टी का जो प्रवक्ता है वो किस तरह की बातें करता है, क्या गोलमोल की जाती है या वाकई में एक बड़ी मजबूरी सरकार की होती है, या फिर विपक्ष जो है वो अपना पूरा जो जिम्मा है वो भी निभा रहा है। ये भी आप देखिएगा, क्योंकि इसी चर्चा में हम जानेंगे सभी सवालों के जवाब। और एनएचएम कर्मचारी जो आज परेशान हैं उनकी परेशानी का हल करने की भी चर्चा के दौरान कोशिश रहेगी, ताकि सरकार की ओर से कोई ना कोई आश्वासन जरूर आए। चलिए समय नहीं गवाते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं हमारे मेहमानों का जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रवक्ता हैं नीलम चौधरी जी, प्रवक्ता कांग्रेस जेडी सिंह साहब, प्रवक्ता इनेलो संदीप गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता जेजेपी दिलबाग नैन साहब हैं, एनएचएम कर्मचारी हैं अनीता खन्ना और साथ ही रोडवेज नेता है नसीब जाखड़ और वरिष्ठ पत्रकार है राजीव रंजन रॉय साहब। उनसे भी हम समय समय पर इस बारे में जानकारी लेते रहेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये मसला है क्या। अब सीधा सवाल होगा सत्ता से, यानी कि नीलम चौधरी जी आपसे। अब देखिए, जो एनएचएम के कर्मचारी हैं वो परेशान तो हैं, खून से चिट्ठी लिखी जा रही है, सीएम तक शायद पहुंच भी गई होगी या पहुंच जाएगी, तो आखिरकार ऐसा कहां पेच फंसा हुआ है कि आपको एक बड़ा आश्वासन देते हुए इतनी देर लग रही है? सीधा कह दीजिए कि हम जरूर आपकी मांगों को पूरा करेंगे। क्या आपको लगता है कि मांगे पूरी करनी चाहिए या ये लगता है कि ये बेबुनियाद की मांग है? जी देखिए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है ये हमारे देश में सेंटर की तरफ से स्पॉन्सर की गई एक स्कीम थी जो अभी भी है, और इसकी ज़रूरत इसलिए थी कि ताकि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो रिमोट एरियाज तक भी पहुंचे, और इसमें हमारी बहुत ज़्यादा सहायता की है हमारी एएनएम्स ने, आशा वर्कर्स ने, वॉलंटियर्स ने, जो लोग इस मिशन के साथ जुड़े थे। और इसी की वजह से आप यकीन मानिए जो फीमेल इन्फेंटिसाइड का जो हमारे हरियाणा में कंट्रोल करने का था, ये इन्हीं की मदद से पूरा हुआ है। इवन यही नहीं, जो परिवार कल्याण की योजनाएं हैं उसमें भी इनका हमेशा सहयोग रहता है। जो शिशु का टीकाकरण है उसमें भी ये हमारी बहुत मदद करते हैं। अब देखिए कि इस मिशन के तहत जो लोग अपॉइंट किए जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वो उनकी लोकेलिटीज़ पे होता है जहाँ के वो होते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होता है, एक कमेटी है अलग से। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ये सारे एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं, और उसके हिसाब से जो भी इनका मानदेय जिसमें भी उसकी बढ़ोतरी होती है वो भी होती रहती है। इवन हमारी हरियाणा सरकार ने तो इनके लिए डीए, एचआर और मेडिकल अलाउंस भी शुरू किया, जो कि 1 जनवरी 2018 से ही शुरू कर दिया, जो बढ़ाया है। किसको मिला है? मिला किसको है ये? आपके पास पहले बात पूरी कीजिए, उसके बाद सवाल रखिए अपने पास, जरूर पूछेंगे। जी बोलिए मैडम। और एक तो ये कि हरियाणा सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी, हम उनके कंट्रीब्यूशन को भी मानते हैं, उनका जो बहुत महत्वपूर्ण रोल है वो भी, और जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो भी। इवन यही नहीं, जो महिलाएं इसमें काम करती है पहले वो सिर्फ उसी एरिया तक रहती थी, अगर विवाह के बाद वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाती हैं या तो उनके ट्रांसफर में भी जो उनका एक्सपीरियंस है उसको काउंट किया जाता है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। अब आपने ये बता दिया मैडम, बहुत सी बातें, लिस्ट बहुत लंबी है कि आप इतना फायदा दे रहे हैं, ये सड़कों पर क्यों है आप ये तो बता दीजिए। अब आप देखिए ना, जैसे अभी सबसे पहले इनकी मांग क्या है? नियमितीकरण की।
जो मैंने आपको बताया कि मिशन के तहत ये शुरू किया गया था, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जिसको नियमित हरियाणा सरकार नहीं कर सकती। और जब ये पिछली बार हड़ताल पे थे उस वक्त भी इन्होंने सरकार से वादा किया था कि ये नियमितीकरण के लिए दोबारा नहीं करेंगे। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि हमारी सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी आप देखिए, हमारे हर फील्ड में हर वर्ग के लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी हम किस तरह से प्रोवाइड करें। आयुष्मान सेवा है जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जो है जो यानी वही बात में जो कह रहा था कि मजबूरी है सरकार की, कोई नहीं मजबूरी नहीं है। आप देखिए हम किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी हर किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं। के बाद में एक्सक्यूज दे रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। नहीं एक्सक्यूज नहीं है, हम हर वर्ग कच्चे को पक्का आप नहीं कर सकते, सिक्योरिटी आप नहीं दे सकते, वेतनमान आप नहीं बढ़ा सकते, आप कर क्या सकते हैं? इसका वेतनमान नहीं हमने बढ़ाया, आशा वर्कर्स का बढ़ाया है, सरपंच का बढ़ाया, पंचायत का बढ़ाया, इवन आशा वर्कर का कितना बढ़ा दिया? अभी तो 20 दिन स्ट्राइक पे बैठी थी, आशा वर्कर का 200 रुपए बढ़ा दिया, बहुत होगा। 200 रुपए नहीं बढ़ाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी वाह बढ़ाया जी है वाह। और स्टेट गवर्नमेंट अब इनकी एनएचएम वालों की आप कह रहे हो कि 2018 में ये हुआ था, अभी तो कोई ठीक है देखिए ठीक है सर, नसीब जी आपके पास आएंगे और आपके जवाब से ही अब देखिए उंगली उठ चुकी है और उंगली उठा रही हैं। हमारे साथ अनीता जी जुड़ चुकी हैं जो स्टूडियो में मौजूद हैं, वो उंगली उठा रही हैं। जी बताइए अनीता जी, आपकी परेशानी क्या क्या है जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं? जस्टिफाई कीजिए आपकी मांगों को लेकर, वाकई में ये जेन्युइन है या फिर आप बिना बात के सड़कों पर आ चुके हैं और जनता को ही परेशान कर रहे हैं? बिना दर्द के कोई भी कभी सड़कों पे नहीं आता, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। जब तक अंदर तकलीफ नहीं होगी हम सड़कों पे क्यों आएंगे? हमारी कोई मजबूरी है, इसीलिए हम सड़कों पे आए हैं। और एक बात अभी बीजेपी के प्रवक्ता मैम ने जिस तरह से कहा कि हम इन्हें सोशल सिक्योरिटी, वी डोंट डिमांड फॉर सोशल सिक्योरिटी, वी डिमांड फॉर जॉब सिक्योरिटी। 58 ईयर तक हमारी जॉब बनी रहे। हर साल हम 31 मार्च को जो है अपना एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर के लिए बार बार हम एफिडेविट देते हैं। हम जो है अपने सीएमओ सर के पास एक एप्लीकेशन लिख के देते हैं कि आज 31 मार्च 2000 इतने को आज शाम को 5 बजे हमारी सेवाएं समाप्त हो रही हैं, कृपया करके हमें अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। 18 साल नौकरी करने के बाद हम डिमांड रखते हैं। अनीता जी, क्या जनता को परेशान करके सब कुछ हासिल हो सकता है क्या? आपको जनता को जॉब गारंटी मिल सकती है क्या? बिल्कुल, हम जनता को और कोई विकल्प नहीं है आपके पास? हमारे पास पहले हमने मीटिंग्स के लिए बार बार इनके जो है लिखा कि हमारी एक मीटिंग बुलाई जाए, हमारे को जो है बातचीत के लिए तो तैयार है। मनोहर लाल जो कि सीएम है वो भी संकेत दे रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार है। जब हमने दिक्कतें क्या है आपको? 17 बैठ के बातचीत कीजिए ना सर। मैं आपको बताती हूँ 17 बार हमारी मीटिंग्स हुई, ठीक है, और आदरणीय खुल्लर साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई, लेकिन इसके बावजूद हमें यह कहा जाता था वहां बैठकर जो हम अपनी डिमांड्स रखते थे उसमें कहते थे ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बाद में जो मिनट्स जारी होते हैं वो बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं। कोई वायदा सरकार ने किया था? क्या वायदा किया था आप बताइए? क्या सरकार ने कहा था नियमित करेंगे हम? बताइए। मैनिफेस्टो में कहा था आपने, इसी सरकार ने एनएचएम कर्मचारी को नियमित करेंगे, कर्मचारियों को हमारी सरकार आते ही कच्ची कलम से पक्का करेगी। बिल्कुल एनएचएम कर्मचारी को, ठीक है आपने कहा। और बताइए और क्या वायदा किया गया था? आज पूछेंगे, देखिए पूरा देश देख रहा है, पूरा हरियाणा देख रहा है। आप बताइए क्या क्या वायदा किया था? यहीं से सवाल होंगे और यहीं से जवाब लेंगे। बताइए आप, और क्या वायदा किया गया था? जी अनीता जी आप बताइए, आपसे सवाल कर रहा हूं मैं। नियमितीकरण का क्या वायदा किया गया था? अनीता जी आपसे सवाल कर रहा हूं। कच्ची कलम से पक्का करेंगे, और बताइए क्या वायदा था? का ही होता है ये। और क्या वायदा था? एक ही वायदा था। किसको कहते हैं पक्का करना? मतलब नियमित करना। ठीक है, जब ये एक वादा हो गया तो इसके अंदर सारा कुछ इन्वॉल्व हो गया, सारे इस सवाल का जवाब कुछ आ गया इसमें। नीलम जी से लेंगे, लेकिन उसके पहले हम चलते हैं जेडी साहब के पास। जेडी साहब, सरकारें तो आपकी भी रही हैं जी, आपकी सरकार में भी इसी तरह का हाल होता था और आप पर तो ज्यादा आरोप लगते हैं कि आपने तो जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे हैं कर्मचारी उनको ज्यादा बढ़ावा दिया है। देखिए ऐसा है कि बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस के राज में भी एजिटेशन होते थे, पर कांग्रेस के राज में कभी भी ये तुगलकी फरमान जारी नहीं किए गए। आज के कर्मचारी को, आज के किसान को, आज के मजदूर को, आज के व्यापारी को इस सरकार ने उसके इतने हाथ बांध दिए कि वो व्यक्ति अपनी बात भी कहने योग्य नहीं रहा। आज अभी आप ये देखिए, जैसे पहले रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल थी, सरकार का इससे बड़ा क्या तुगलकी फरमान था कि उन्होंने उन ड्राइवर्स को हटा करके और जो पुलिस वाले थे उनको उनकी ड्यूटी लगा दी कि भाई तुम बस चलाओ, इनको टर्मिनेट कर दो। हड़ताल करने का सबका अधिकार है, अपनी जायज़ मांगे मनवाने का सबका अधिकार है और सरकार का फर्ज बनता है कि उनके साथ बातचीत के द्वारा इस मसले को हल किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो ये एजिटेशन आज शुरू हो रहा है, जो ये हड़ताल चल रही है, इस हड़ताल को चलाने से पहले इन लोगों ने सरकार को एक रिटन
नोटिस दिया बिल्कुल कि हमारी को ये प्रॉब्लम्स हैं और हमारे साथ इस मामले के ऊपर आप बैठ के बात करो, ठीक है। लेकिन सरकार ने बात करना भी उचित नहीं समझा। इससे ज्यादा गवर्नमेंट का फेलियर कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है। और दूसरी बात, ठीक है, इन्होंने जॉब, रही बात जॉब्स की, तो आज ये बिल्कुल जो मैडम ने अभी बात कही है बिल्कुल सही है। सरकार, आपके पास भी ऐसे क्लिप्स मौजूद होंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सरकार आने से पहले ये वादा किया था कि हम पहली कलम से इन्हें पक्का करेंगे। वायदा करके झूठ बोल के राज ले लिया और लूट मचा दी। ठीक है, संदीप गोयल जी के पास आते हैं, एक एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, समय बहुत है, कोई कमी नहीं है। संदीप गोयल जी आपके पास आते हैं, आप इसे पूरे प्रकरण में किसे दोषी मानते हैं संदीप गोयल साहब? देखिए कमल जी, सबसे पहले तो विडंबना हमारे प्रांत की ये है कि कर्मचारी हड़ताल पे है, सरकार हड़ताल पर है। सरकार ने पहले तो इनको वादा करती है कि हम आपको ऐसे ऐसे सुविधाएं देंगे, आपको नियमित करेंगे, आपकी सर्विस बुक बनाएंगे, आपको कई और अन्य फैसिलिटीज़ सरकारी कर्मचारियों को जो नियमित कर्मचारी उनके बराबर देने का प्रयास भी करेंगे। जब बात आती है कर्मचारियों की मांग करने की तो सरकार वापस अपने कदम उठा लेती है और अपने वादा खिलाफी पे उतर आती है, जिसका खामियाजा हरियाणा प्रांत की मासूम जनता को झेलना पड़ता है। जिस प्रकार से एम्बुलेंस की फैसिलिटी और डॉक्टर्स की, नर्स की, अदर स्टाफ की जो हड़ताल के कारण आम जनमानस को जो तकलीफ होती है वो प्रांत की जनता देख रही है, वो जो उससे भुगत भी रही है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, इन कर्मचारियों के लिए, इन कर्मचारियों की मांग अपनी तरह से कहीं ना कहीं वाजिब है और जायज भी है। क्यों? इनकी मुख्य मांग क्या है कमल जी, कि ये कहते हैं कि हमारी सर्विस नियमित की जाए। मैं बताना चाहूंगा कि 21/12/2011 का भारत सरकार का एक पत्र है जो हरियाणा के अलावा अदर स्टेट्स के सभी हेल्थ सेक्रेटरीज को जारी किया हुआ है कि इन कर्मचारियों को आप लोग नियमित करने का अधिकार भी रखते हैं, अगर आप चाहे तो इनको कर सकते हैं। और आउटसोर्सिंग की पॉलिसी के तहत तो इसको बंद किया जाना चाहिए। हर ईयरली एक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपने एक अच्छा पॉइंट कहा कि सरकार वैसे भी कहते हैं सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं, उसके बाद आएंगे। दिलबाग साहब भी हमारे साथ हैं, जेजेपी ने समर्थन दे दिया एनएचएम कर्मचारियों को। दिलबाग जी, सबसे बड़ी बात आउटसोर्सिंग के, ठीक है, आएंगे। गोयल साहब आपने अच्छी बात कही है, फिर से आएंगे, आप नॉलेज बहुत अच्छे रखे हुए हैं। इशू है कमल जी कि महिला कर्मचारियों का यहाँ पर एक शोषण होने का भी उम्मीद बने रहते हैं आसार कि उनको ईयरली कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उनको धमकाया जाता है, अगर आप हमारा कहना मानेंगे तो ठीक, नहीं तो हम आपको बाहर निकाल देंगे। इनकी मांग सही है कि ईयरली, ठीक है, धमकाने का आरोप आपने लगाया, आपने कहा सरकार कुछ भी कर सकती है। कई सवाल इकट्ठे हो गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता को देने हैं। इससे पहले दिलबाग जी के पास चलते हैं। दिलबाग जी, आपने समर्थन दे दिया है, राजनीति चमकाने का काम किया जा रहा है या वाकई में आपको लगता है कि हाँ जायज मांगे इनकी, हम इनके साथ खड़े हैं? देखिए, इनकी बिल्कुल जायज मांगे हैं और ये मांगे अगर ये सरकार चाहती तो ये भी कर सकती थी, क्योंकि अभी 2011 का पत्र संदीप गोयल जी ने बताया, मैं उसको आगे और बढ़ाना चाहता हूं। उसी पत्र के माध्यम से पंजाब सरकार ने भी पक्के किए हैं, हिमाचल सरकार ने भी पक्के किए हैं और ये हरियाणा सरकार भी पक्के कर सकती थी, पर सरकार का इरादा बिल्कुल नहीं है। सरकार के अंदर एक बिल्कुल ऐसे जैसे इमरजेंसी लगाई हुई है हरियाणा के अंदर, और हमारे सेंट्रल सरकार जो प्रदेश सरकार, दोनों सरकारें, अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता मैडम से सुन रहा था कि ये केंद्र का मामला है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि केंद्र के अंदर कौन सी सरकार है जो कि नहीं मानती आपकी? केंद्र का मामला अगर है, आपकी सरकार, आपकी सरकार हरियाणा में है तो आपको तो अब तक कर देना चाहिए था, क्योंकि इनकी कहीं न कहीं नियत में खोट है और ये बिल्कुल पक्का करना नहीं चाहते। कुछ कर्मचारी में खोट आप कह रहे हैं, मैं बताता हूँ कि कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं कि जिनको धमकाया नहीं, मारने के लिए भी उतर जाता है, धमकी देते हैं, मारना चलते हैं इनके साथ। एक मैं नाम लेके बताता हूँ जी, बोलिए। डॉक्टर संजीता गोयल हैं, उन्होंने तो मारने पे उतराई कर्मचारियों के साथ के भी मैं तुम्हारे को मार दूंगी अगर काम नहीं करेगा तो। ठीक है, ये हाल नसीब जी, इतना ही बुरा हाल है क्या? बहुत बुरा हाल है। देखिए, हम हरियाणा रोडवेज का भी नेतृत्व करते हैं और सभी डिपार्टमेंटों में हम जाते हैं। स्पोक्स पर्सन हरियाणा की जिम्मेवारी से मैं ये बात कह रहा हूँ। पहले जैसा कि हरियाणा रोडवेज के साथ हुआ 18 दिन स्ट्राइक चली, लेकिन मैडम भी बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता के तौर पे आती है। आज तक मैडम जी ये जवाब नहीं दे पाई कि निजीकरण, प्राइवेट बसें क्यों लेके आने लग रहे हैं आप बेड़े के अंदर, पक्की भर्तियां आप क्यों नहीं कर रहे। दूसरी बात ये कहते कि सरकार के रास्ते खुले हैं, हजारों बार तो हमारी मीटिंग हो ली, अब एनएचएम कर्मचारियों की मीटिंग हो ली 17 बार बार लॉलीपॉप दे के भेज दिया जाता है। फिर कहते हैं कि सरकार के रास्ते खुले हैं। कच्चे कर्मचारियों को तो पक्का करते आपने देखा होगा, लेकिन पक्के कर्मचारियों को कच्चा करने वाली ये पहली सरकार है। नहीं, कहाँ पक्के को कच्चा किया है?
देखो 8200 चालक परिचालकों को पक्के से कच्चा करने का काम किया। अभी जो एनएचएम वाले साथी हैं, जो 15-16 में एक लेटर जारी किया, उनको कहा गया कि जो ड्राइवर है एनएचएम के तहत उनको कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया गया। लेकिन ये कोई ज्यादा सा बड़ा वो नहीं मांग रहे, ये अपना हक मांग रहे हैं और हम भी अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। 4.5 साल में अभी तक सरकार के ध्यान में ये नहीं आया कि क्या कर्मचारियों के लिए करना है। ठीक है, अनिता जी अब आएंगे, एक राजीव रंजन रोहित साहब भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो न्यूट्रल प्रतिक्रिया देंगे। रोहित साहब समझाइए दर्शकों को भी और बताइए कि जो सरकार है क्या वाकई में वो कर सकती है ये काम, ये भी आप बताइए कि मजबूरी सरकार की है, ये भी आप बताइए कि जायज मांगे हैं कि नहीं है या यूं ही सड़कों पर है क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। कमल जी देखिए, यह मामला जो है इंटेंशन का है और पॉलिटिक्स ऑफ मैनिफेस्टो में क्या होता है कि मैनिफेस्टो में हम जितनी सारी बातें करते हैं वो सारी बातें हम पूरा करें, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आप देखते होंगे कि हिंदुस्तान में पिछले कई सालों से एक ट्रेंड चला है, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर जो कि इंपॉर्टेंट सेक्टर है, किसी भी देश और समाज की तरक्की का एक स्ट्रांग फाउंडेशन इस पर निर्भर करता है कि हमारा हेल्थ और एजुकेशन की क्या स्थिति है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि अपने देश में जहां की एक डेमोक्रेसी है, जिसको हम कहते हैं कि ये लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों की सरकार है, वहाँ ये जो हेल्थ और जो एजुकेशन का जो इश्यूज है उसको सरकार बड़ी लाइटली लेती है। ये हमें जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि सरकार हेल्थ और एजुकेशन के मामले में जीरो वैकेंसी पॉलिसी क्यों नहीं अडॉप्ट करती है, यहाँ एडॉकिज्म सरकार क्यों लाना चाहती है। आप एडॉकिज्म ला करके हेल्थ और एजुकेशन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। आप 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल, 20-20 साल तक लोगों को एडहॉक के रूप में काम करा करके ह्यूमन कैपिटल को आप मिसयूज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं। आपके पास जो एटलीस्ट वैकेंसीज है उस वैकेंसीज को पूरा करके इस पोजीशन में पहले रिएक्शन में बता दीजिए दर्शकों को, उनको समझ आ जाएगी। एक सवाल ये आप हाय नामे बताइएगा, ये जायज मांगे हैं कि नहीं है? ये कमल जी 100% जायज नहीं, बिल्कुल मांग जायज है और इनकी जायज मांग को पूरा नहीं करना ये क्राइम है। कोई मजबूरी है, सरकार एकदम से कर सकती है? बिल्कुल नहीं, सरकार की कोई मजबूरी नहीं है। सरकार की मजबूरी कमल जी तब बनेगी जब आप सारे वैकेंसीज फिलअप कर देंगे और आप तब हाथ खड़े करेंगे कि देखो हमारे पास जितने वैकेंसीज थी, 100 वैकेंसीज थी, हमने 125 आदमी की भर्ती कर ली है। सवाल उठ गया कि सरकार क्यों नहीं करती है? नहीं, वो करना नहीं चाहती क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन पे सरकार पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं। क्योंकि हेल्थ एजुकेशन को आप मजबूत कर देंगे, पॉलिटिक्स ऑफ मैनिफेस्टो में जो नॉन स्टेट प्लेयर्स हैं, जो आपके चुनाव को जो फाइनेंस करते हैं, उनको आप फायदा पहुंचाएंगे। नहीं तो ये बड़ा आसान सा काम है। कमल जी, हेल्थ और एजुकेशन से हम लोग अपने घर में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तो सरकार क्यों कॉम्प्रोमाइज करती है? ये कह रहे रोहित साहब, आप सवाल उठाएं कि मजबूरी आपकी कोई नहीं है, आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, नियत में खोट है, धमकाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, क्या क्या नहीं किया जाता, आप कर्मचारियों के साथ कर क्या रहे हैं? ये सवाल उठ चुका है। कमल जी, ये बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे लागू नहीं होती है, सभी पार्टियों पे, हमारा इंटायर पॉलिटिकल लीडरशिप पे लागू होती है। ठीक है मैडम, जवाब दीजिए। जी, पहली बात तो हेल्थ सर्विसेज की जो बात हो रही है, आप जानते हैं अभी तो हमारे अभी भाड़सा में जो है नेशनल कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो है देश को समर्पित किया गया, हरियाणा में ही बना है वो भी। अभी जो है 6 इंस्टीट्यूट तो कल ही प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को समर्पित किया, जिसमें कि आयुष यूनिवर्सिटी भी है। पहली बार नहीं बने मैडम, पहले बने हैं। नहीं, आप देखिए, खाली दीवारें इलाज नहीं करती मरीजों का, वहाँ पे कर्मचारी चाहिए और गाड़ी वाले कर्मचारी नहीं चाहिए। ठीक है, आ रहे हैं मैडम, कर्मचारी पर बोले जी मैडम, जी बोले छोटे जवाब में, मैं आपको सीधा ताकि लोगों की समझ में आए इसी पॉइंट ऑफ व्यू। जस्ट गिव मी सम पॉइंट। पहली बात तो ये, और दूसरा कि हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए अभी भी हमारे पास जो है गुड़गांव, पंचकुला, भिवानी और जो है जींद के जो सिविल हॉस्पिटल्स है, ऑलमोस्ट वो हमारे मेडिकल कॉलेज बनने की स्टेज पे है। 3 ऑलरेडी और बन चुके हैं। इवन अभी हमारे पास पिछली सरकारों की बजाय 600 ज्यादा नए डॉक्टर प्रोड्यूस होते हैं। आप एनएचएम के मुद्दे पे आइए ना, आप हॉस्पिटलों पे आ रहे हैं। अभी आज मुद्दा एनएचएम कर्मचारियों का, आप मुद्दे पे आइए। 12,000 मैडम देखिए, ठीक है दिलबाग जी, नीलम जी एक मिनट सर, 12,500 देखिए 12,500 कर्मचारियों के हकों का आप दोहन कर रहे हैं, ये आप पर आरोप है। आप 12,000 नहीं जी, लाखों कर्मचारियों का। ऐसा कर्मचारी वर्ग, भाई साहब मैं 1 मिनट रुको,
ऐसा कौन सा कर्मचारी वर्ग है जो इस सरकार से संतुष्ट है? देखिए सवाल आपने उठाए हैं, जवाब तो ले लीजिए ना आप। एक पॉइंट हेल्थ कम से कम मालूम तो हो दर्शकों को कि जवाब क्या है सत्ता पक्ष के पास। बोलिए मैडम। एक तो हेल्थ सर्विसेज का था, वो मैंने बताना शुरू ठीक किया है। तो आपको हमारी उपलब्धियां बोलिए मैडम, बोलिए मैडम, कर्मचारियों पर बोलिए आप सिर्फ। और दूसरा जैसे क्या जितने पद हैं भरे गए हैं सभी, आज कोई पद खाली नहीं है क्या? आप ये बताइए मुझे। देखिए जैसे मैंने आपको बताया एनआरएचएम जो है वो एक मिशन है और एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है, पहली बात तो ये। और दूसरा जितनी भी इनकी जो मानदेय वगैरह है वो हरियाणा सरकार बढ़ाती भी जा रही है। पिछली बार भी हमने कहा था कि नियमितीकरण नहीं हो सकता, समान का समान वेतन सबको मिल रहा है क्या? हाँ, और एक चीज और समय पर मिल रहा है। एक चीज और, एक और पॉइंट आया था कि जो है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिसकी कांग्रेस सरकार ने शुरुआत भी की थी। आप ये कहते हैं कि हमने कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया। आपको याद होगा कि हाईकोर्ट में पक्का को हटा दिया आपने। हाईकोर्ट में इनकी दो नोटिफिकेशन जो थी, जो एक थी 18/6/2014 की और एक 7/7/2014 की, जो दो नोटिफिकेशन थी जो हाईकोर्ट में जिसकी धज्जियां उड़ गई थी, जिसमें इन्होंने झूठे वादे किए थे सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। मैडम जवाब नहीं मिला, आप कहीं और दूसरे ट्रैक पर मत जाइए। देखिए सर, दूसरे ट्रैक पर मत जाइए, दूसरे ट्रैक पर मत जाइए, जवाब दीजिए आप। चलिए बोलिए अनिता जी आप। ठीक है अनिता जी बोलिए। बोलिए बोलिए मैडम, हिंदी में बोलिए। हाँ हिंदी में बोलिएगा प्लीज। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं बिल्कुल कि क्या बीजेपी ने झूठा वादा नहीं किया? क्या बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं कहा कि हम कच्ची कलम से पक्का कर देंगे? क्या हमारी एक नो बिल्कुल पहले आप मेरी बात सुनोगे आज। बोलिए मैडम, बोलिए आराम से बोलिए। सुनोगे आज कि क्या बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कच्ची कलम से पक्का कर देंगे ये वादा किया था? और युवाओं के जो वोट हैं वो इस झूठ पर हमसे लिए गए, क्या ये सच नहीं? क्या ये सच नहीं है? ठीक है मैडम जवाब दीजिए आप। नीलम जी जवाब दीजिए मैडम। वो बात बीच में अधूरी रह गई थी क्योंकि इनकी जान। उसके बाद जब ये हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया छोटा था, जवाब उसके बाद दीजिए मैडम। सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा सरकार को परमिशन दे दिया। अब किसी भी सभी कर्मचारी को जानते हैं उसके हटाया बारे में। नहीं जाएगा, सभी जानते हैं उसके बारे में। अब देखिए जो पिछली सरकार आप सिर्फ इतना बताइए जो अनिता जी कह रहे हैं किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। 2016 में लगे फैसलों में आपने लिखा, ठीक है मैडम देखिए आपको समय ज्यादा दिया जा रहा है, आपको समय इसलिए ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि आपसे ही जवाब ले सकते हैं हम। सिर्फ इतना बताइए कि जो वायदा आपने किया था उसका क्या हुआ, क्या पक्के हुए? सिर्फ एक सेंटेंस, हमने आज तक किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया है। जिस कर्मचारी के लिए जितने ज्यादा बेनिफिट्स हमारी सरकार दे सकती थी हमने हमेशा दिए हैं। किस वर्ग को दिए आपने, ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। वो सभी जनता जानती है। एजुकेशन को दिए, अपने हेल्थ को दिए, अपने ट्रांसपोर्ट को दिए, इस पे मोहर लगा दी है कि जो हम कार्य कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जो विपक्षी दल है वो मैडम देखिए नीलम जी 17 बैठकें हो चुकी हैं बेनतीजा, जैसे कि अनिता जी भी कह रहे हैं। अगर बैठक बेनतीजा निकलती है उसमें किसका कसूर है? सरकार हमेशा उनकी सहायता के लिए तैयार रहती है। अब विपक्षी दलों के पास कोई काम नहीं है तो उन्हें कुछ लोगों को उकसाना है, तो ये राजनीति से प्रेरित है और कोई पार्टी हमारे पीछे नहीं है। संदीप ठीक है संदीप जी बोलिए। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है होना भी नहीं चाहिए मैडम, आप करेंगे तो आपका ही घाटा है। ठीक है नीलम चौधरी ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ी गिनाई। मैं कमल जी एक बात बताना चाहूंगा, मैं एक बार इनको हेल्थ सेक्टर का हेल्थ सेक्टर का हाल बताना चाहूंगा इनको। हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जहां 500 डॉक्टरों की वैकेंसी आज तक इन्होंने भर्ती नहीं करी, नर्सों की इन्होंने भर्तियां नहीं की, लैब टेक्नीशियन की इन्होंने भर्तियां नहीं की। सैकड़ों ऐसी पोस्टें खाली पड़ी हैं जो हेल्थ सेक्टर को मजबूती दे सकते थे, उन लोगों की भर्तियां नहीं की। और सबसे बड़ी शर्म की बात कमल जी, 60,000 से 70,000 हमारी एएनएम की छात्र छात्राएं 4 साल के बाद पहली बार पेपर दे पाई। इन लोगों की नीतियों के कारण वो बेरोजगार रही, इन लोगों की नीतियों के कारण वो स्वास्थ्य सेवा देने में वंचित रही। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हमने कच्चे कर्मचारी नहीं हटाए, अभी ताजा ग्रुप डी के कर्मचारी लगे हैं, उससे पहले कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय लगे हुए थे, उन सबको इन्होंने घर बैठा दिया, उनको घर बैठा दिया इन्होंने। अब इन्होंने ये बताया और दूसरी बात इन्होंने कहा कि ऐसी कोई मांग है। मैं कमल जी एक बड़ी अहम कमल जी मैं एक नियत की बात बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वादे तो बहुत किए थे कि हम कर्मचारियों को पक्का करेंगे, कर्मचारियों को पंजाब के वेतनमान के बराबर देंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता 2003 में कमल जी सबसे बड़ी बात है 2003 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में 3 साल की सर्विस पूरी करने पर पक्के किए गए 2003 की पॉलिसी वो आज तक पक्के हो गए। आपकी कमी के कारण 2014 की पॉलिसी विधानसभा में बिल नहीं लाए, आपकी वजह से हजारों कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो गया। ठीक है जेडी जी यही तो विडंबना है सर। देखिए जिसकी सरकार
आने को होती है उससे पहले वो वायदे कर देते हैं। अब देखिए मैडम ने कहा कि पंजाब में तनख्वाह किसे मिल रही है, वाकई में वहां पर भी एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर हैं। लोकसभा चुनाव का बायकॉट करने का भी फैसला करने वाले हैं 14 फरवरी को। आप बताइए, वहां आपकी सरकार है, हर जगह यही हाल है। आप ये दूसरे पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरबान में झांकिए। हाँ देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। फतेहगढ़ साहब की मैं बात कर रहा हूँ। पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो नेशनल हेल्थ मिशन का इशू है, इस पे जॉब्स को जनरेट करना, जैसे टीचर्स में गेस्ट टीचर्स को का प्रावधान लेके आना और उसको जॉब्स को जनरेट करना, फिर उस जनरेट करने के बाद जॉब्स को उनके मिशन की कामयाबी देखना, उसका जब मिशन वो पूरा कामयाब हो जाए उसके बाद उनको कर्मचारियों को नियमित करना, ये एक पॉलिसी है। हमारे समय में तो बहुत कुछ हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। कांग्रेस के समय में जितनी जॉब जनरेशन हुई है आप सोच भी नहीं सकते। आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी डरते हैं कर्मचारियों को पक्का करने से, क्योंकि वो उनको डर है कि सरकार बदलेगी और उनको किसी न किसी घोटाले के अंदर होना पड़ेगा। ये आपके सामने होगा। आप लोगों ने इस देश का भट्ठा बिठा दिया, आपने कर्मचारियों का आप धक्काशाही, आप लोगों ने रोडवेज के कर्मचारी अगर हड़ताल पे चले जाते हैं उनके टर्मिनेशन लेटर निकाल देते हो। एनएचएम कर्मचारी अगर हड़ताल पे चले जाते हैं उनके टर्मिनेशन लेटर निकाल देते हो। कौन से जेडी जी आप एक बताइए, देखिए फिर गड़े मुर्दे फाड़ने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपके जो जवाब है उससे गड़े मुर्दे भी उखड़ेंगे। आप ये बताइए, जब आपकी सरकार जाने को थी, आपको तो मालूम था कि आप तब वापस आए कि नहीं आए, तब आप क्या करके गए थे हाईकोर्ट में, उसका क्या हुआ, भर्तियों का आप पक्के करके गए, कहीं के नहीं रहे। आज एसएलपी दायर करके वो मामला भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपको कर्मचारियों की हितैषी आपकी भी सरकार नहीं थी, कड़वा सच है। आप एक बात समझ लीजिए कि जो वो बात बीच में मैडम बोलने लग गई और वो बात कंप्लीट नहीं हो पाई। आप एक बात सुन लीजिए, जब जॉब जनरेशन की बात आती है तो जॉब जनरेट करना और फिर उसके ऊपर पॉलिसी बना करके उनको पक्का करना, ये सरकार का काम है। ठीक है, जॉब जनरेट हुई है, आज पॉलिसी की जरूरत है। मैं दिलबाग जी आपके पास आऊंगा। अनीता जी देखिए, समय मैं आपको देना चाहूंगा, आपकी मांगे हैं। जेडी जी एक मिनट रुक जाओ, अपनी सरकार में दोनों एक मिनट रुके सर, जेडी जी एक मिनट रुके, जेडी जी रुके सर रुके। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा, देखिए आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ अनीता जी एक मिनट रुकिए, मैं ये चाहता हूं कि अनीता जी आप ज्यादा से ज्यादा बोलें, क्योंकि आपकी मांग सुनना सरकार के लिए जरूरी है। हम तो चाहते हैं हल भी हो। बोलिए आप क्या कहना चाहती हैं। जब संविधान बना तो क्या उसमें एमपी एमएलए की पेंशन का प्रावधान था? नहीं था। अपनी जो है अपने आप को सिक्योर करने के लिए ये एक क्या हुआ कि अपने आप के लिए इन्होंने एक विधानसभा में अपना जो है सत्र बुलाया और उसमें पास करके अपनी पेंशन समय समय पर अलाउंसेस वो बढ़ा लेते हैं। तो जब संविधान में एमपी एमएलए जो कि जनता के लिए हितों के लिए काम करने आते हैं, ना कि वो कोई सर्विस कहीं अटेंडेंस में नहीं होते, सर्विस करने के लोगों को सेवाएं देने आते हैं, वो अगर उसकी भी पेंशन लगती है तो ये बताओ 18 साल वाले का 50 साल सेवा सरकार के अंदर देते हैं। आई वांट टू आस्क द गवर्नमेंट कि 18 साल जॉब करने के बाद भी क्या हमारे लिए एक पॉलिसी नहीं बन सकती? क्यों नहीं बन सकती? क्या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 5-5 साल 8-8 साल 10-10 साल चलता है? विपक्षी दल के साथ थे, चलिए जेजेपी आपने नई पार्टी बनाई है, लेकिन आप बखूबी जानते हैं परेशानियां क्या है और क्या क्या दिक्कतें, हल क्या क्या है। ईमानदारी से बताइएगा, क्या सरकार के लिए एकदम से सब कुछ हल कर देना बहुत आसान होता है? सोचने विचारने का मौका तो देना चाहिए। समय मिला, 4.5 साल तो हो गए जी। ठीक है, 4.5 साल हो गए। ठीक है, एकदम से ऐसा नहीं कि इन्होंने आज मांग रखी है। अभी अभी आपके सामने था कि 17 बार ये बैठ चुके हैं, 17 बार इन्होंने मांग रखी है अपनी। 17 बार भी अगर नहीं मानी जाए तो उनको क्या उम्मीद रखे हो सरकार के ऊपर, वो क्या कर्मचारियों के लिए कर सकती है? ठीक है, मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले मैं एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं कि जितने भी पार्टियों के घोषणा पत्र होते हैं, वो घोषणा पत्र अगर वो लागू नहीं करते तो उनके ऊपर एक ह्यूमन राइट्स जो बनता है उसकी उल्लंघना जो ये लोग करते हैं, मुकदमा दर्ज होना चाहिए 420 का 20B का। अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर कर्मचारी से वोट मांगी गई, अगर किसी किसान से वोट मांगी गई और उसको लालच दिया गया तो वो उससे ज्यादा क्या वो होगा कि भी लालच देके आप उससे वोट मांग रहे हैं और उसके बाद उसको घोषणा पत्र को लागू नहीं करते। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी ने
सेंटर के अंदर भी यही किया, ठीक है, मैडम और आएंगे प्रदेश के अंदर भी यही किया। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। रोहित साहब के पास भी चलना है, उनसे भी बहुत से सवाल है जिनके जवाब मुझे चाहिए, दर्शकों को भी जानना होगा, उनके मन में भी बहुत से सवाल है। चर्चा से मकसद यही है कि कोई ना कोई हल जरूर निकले और आपको खासकर मालूम हो कि असल में है क्या मसला, हल हो सकता है कि नहीं हो सकता, सत्ता पक्ष क्या कहता है, विपक्ष क्या कहता है, इनके मन में क्या बातें हैं, आप टटोलिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के जाने से पहले ये भी आपको बता दें कि ये भी आरोप लगते हैं कि 60% जो पद हैं वो भी खाली है। इस पर भी जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब मजबूरी समझिए, एनएचएम कर्मचारियों की जो महिलाएं हैं वो भी सिर मंडवा रही हैं। इसके अलावा खून से पत्र लिखे जा रहे हैं, भीख तक मांगी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जब इतने साल सेवाएं देते हैं तो जॉब गारंटी तो आप दीजिए सरकार। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि एनएचएम कर्मचारियों की मांगे क्यों नहीं पूरी कर रही है सरकार। आखिरकार पेच कहां फंसा हुआ है और किसकी नीयत में खोट है और किसकी नीयत में नहीं है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। एक खास पैनल मेरे साथ मौजूद है। रोहित साहब, आपके पास ब्रेक के बाद आना चाहूंगा। आप सर यही बता दीजिए, जो एनएचएम के कर्मचारी हैं, जो उनके पद अधिकारी हैं, जो यूनियन है उनकी, वो कहते हैं कि मात्र एक पल का काम है, सरकार कर सकती है, ये कागजी कार्रवाई और कुछ नहीं। आपकी जानकारी जो भी हो इस पर बताइए हमारे दर्शकों को सर, कि वाकई में सरकार की नीयत में खोट है कि नहीं है, ताकि दर्शक भी समझ सके। चुनाव नजदीक है, हम जानना चाहते हैं कि सरकार के मन में क्या है। कमल जी देखिए, जब इतनी बड़ी तादाद में एनएचएम के एम्प्लॉयज़ इतने सालों से काम कर रहे हैं तो एक बात स्पष्ट है कि सरकार को स्वास्थ्य सेवा को चलाने के लिए उनकी ज़रूरत है। अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो उनको आपको रेगुलराइज करनी चाहिए, चूंकि ये एडहॉक वाला जो अप्रोच है हेल्थ सेक्टर में, मैं रिपीट करता हूं, वो बिल्कुल डेंजरस है, खतरनाक है। खासकर जब आपके 70-80% गरीब लोग सरकार के हेल्थ सुविधाओं पर निर्भर है तो आप उनको बड़ी सीरियसली लेनी चाहिए। अगर इनकी जरूरत नहीं होती सरकार को तो फिर ये 18, 16, 15 साल ये पूरा नहीं करते। इनके पास वैकेंसीज है, इन्हें इनकी जरूरत है तो इनको करनी चाहिए। जहां तक पैसे की बात है तो फंड्स सरकार के लिए कोई इशू नहीं है, और खासकर हरियाणा में तो फंड्स का कोई इशू ही नहीं है। हरियाणा ऑलमोस्ट रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, इनके पास फंड्स की कोई इशू नहीं है, और आपके पास वैकेंसीज भी है, स्वास्थ्य सेक्टर में इसकी जरूरत भी है, और फिर भी सरकार नहीं कर पा रही है। मैं यह मानता हूं कि कांग्रेस सरकार को ही कर देना चाहिए था। इस बात के लिए मैं यह नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार है। जिम्मेदारी कांग्रेस की उतनी बनती है जितनी भारतीय जनता पार्टी की बनती है। लेकिन जिस प्रकार से हेल्थ एजुकेशन, कमल जी मैं एक चीज बता दूं आपको, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और ये जो परिवहन का 4 सेक्टर है, इसके गरीब मुल्कों में ज्यादातर लोग इन चीजों पे, सरकार फैसिलिटी पे निर्भर करता है। और इस 4 सेक्टर्स को जिस तरह से आप क्लचेस के द्वारा चलाना चाहते हैं, उससे तो लगता है कि सरकार शायद ये पीपुल विरोधी सरकार है। लोगों के विरोध में सरकार ही काम कर रही है, दूसरे लोगों को काम करने की जो कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मेरा यह मानना है कि वैकेंसीज है, उनकी जरूरत है, सरकार को तुरंत उनको रेगुलराइज करनी चाहिए और उनसे काम लेना चाहिए, नियमित करना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, जन विरोधी सरकार है, इस तरह के आरोप भी लगते हैं। नीलम जी आप पर। आप देखिए कितना उन्होंने एक भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किया, जन विरोधी सरकार। नहीं मैं ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, लोग कहते हैं, कर्मचारी भी कहते हैं, आपके जो विरोधी है वो भी कहते हैं, जेडी साहब भी कहते हैं, पक्षी पार्टियां कहती हैं। ठीक है, मुझे बोलने सरकार देखिए, सरकार, मैंने ये कहा कि सरकार ही अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड आएंगे मैडम आपके पास। रेहान रजा साहब जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष एनएचएम यूनियन जो इनकी है। रेहान रजा साहब, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। सीधे सर आपसे जानना चाहेंगे, सर ये क्या कुछ हो रहा है? भीख मांगी जा रही है, सिर मुंडवाया जा रहा है, खून से पत्र लिखे जा रहे हैं। क्या इससे आपको लगता है कि सरकार मान सकते हैं इन्हीं तरीकों से, और कोई आपके पास विकल्प नहीं है? जो एम्बुलेंस की सेवाएं वो प्रभावित हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो परेशान हैं। आपने खबर भी सुनी होगी किस तरह से डिलीवरी कहां पर हुई थी, एक अस्पताल में। जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका जी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्वास्थ्य सेवा पूरी तरीके से बाधित है, और जहाँ तक बात है हड़ताल की, अगर सरकार की मंशा हो तो हमारी मांग को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जा सकता है, क्योंकि हमारी जो मांग है सेवा सुरक्षा की, उसमें किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं है सरकार के पास, लेकिन मंशा होनी चाहिए। अगर सरकार की मंशा हो मांगे पूरी करने की, बातचीत के लिए कोई आपके पास बातचीत के लिए कोई भी फोन कॉल आया हो, अधिकारी ने कहा हो आइए बातचीत कीजिए? हमारी 2 बार बातचीत हुई है अधिकारियों के साथ, लेकिन अधिकारियों ने यही कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है और हम आपकी बात को सरकार के पास रखेंगे। लेकिन सरकार के पास बात रखी गई है नहीं रखी गई, हमें इस चीज कोई अंदाजा नहीं है। मुख्यमंत्री साहब का आपने बयान सुना आज का? मुख्यमंत्री साहब का बयान सुना आपने आज का? आश्वासन तो दिया है, कहीं संकेतों में तो कहा है।
देखिए जी, आश्वासन तो हम पिछले 1 साल से लेते आ रहे हैं। आश्वासन तो अधिकारियों ने दिया आश्वासन तो अब क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? क्या इस तरह की मांग है कि अब आज ही हो जाना चाहिए सब कुछ, ये मांग है आपकी? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो कर्मचारी 18 से 20 साल से काम करते आ रहे हैं, ठीक है, उन कर्मचारियों को एक सिंगल जो अधिकारी होता है ना, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी होता है, छोटी सी गलती पर टर्मिनेशन का नोटिस उसके हाथ में थमा देता है, उसको नौकरी से बाहर कर देता है। हम चाहते हैं कि जो 15 फरवरी तक आपने बढ़ाई है हड़ताल, 15 फरवरी तक बढ़ाई है हड़ताल, उसके बाद क्या अगर सरकार नहीं मानती? हमने 15 फरवरी तक हड़ताल बढ़ाई है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो कर्मचारी 18-20 साल काम करते आ रहे हैं, उन कर्मचारियों के लिए कम से कम उनकी जो सेवा है उनकी सुरक्षा दी जाए। नहीं, आगे क्या करेंगे फिर आप, अगर सरकार नहीं मानती है तो? देखिए, हमारी यही मांग है कि हमें सेवा सुरक्षा दी जाए। नहीं, आगे क्या करेंगे नहीं मानती सरकार? क्या ये हड़ताल जारी रहेगी यूं ही? देखिए, यूं ही लोग परेशान होते रहेंगे? बिल्कुल जारी रहेगी। हमें चाहे आमरण अनशन करना पड़े या कोई भी हमें वो करना पड़े, लेकिन हमारी अभी तक ये कोशिश की गई कि सरकार की संवेदना को जगाया जाए। ठीक है, सरकार संवेदनहीन हो गई है कि कर्मचारी बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब, आपने बातचीत की खबर तक से संवेदनहीन है सरकार। मैडम जी देखिए, पहली बात तो ये कि आप किसी भी सेवा में हो, सरकारी में हो, प्राइवेट में हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, अगर आपकी सेवाओं में चूक होती है तो नेचुरली आपको उसका जवाब देना पड़ता है। और इवन अगर कॉन्ट्रैक्ट में भी है तो भी अगर आपने से चूक हुई है, आपको गलती हुई है, तो नेचुरली आपसे जवाब देगी तो आपकी बनती है। अगर आप सिर्फ इस आधार पर कहते हैं कि जी हम जो मर्जी करें, हम चाहे किसी भी सर्विस में हो, सरकारी में, प्राइवेट में या कॉर्पोरेट, हमें कोई ना पूछा जाए, ये जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। जब आप किसी भी जॉब पर होते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। दूसरी बात ये कि संवेदन, मैडम देखिए, सेवा नियम 1 जनवरी 2018 सेवा नियम 1 जनवरी 2018 जब लागू हुआ, उसमें जॉब गारंटी नहीं दी गई। देखिए, वही स्पष्ट है बात। अभी ब्रेक में भी मैं बातचीत कर रहा था अनिता जी से भी, वो भी कह रहे थे देखिए जो 42 वर्ष अधिकांश पार कर चुके हैं उनका क्या होगा मैडम? वो नौकरी के लिए कहीं आवेदन भी नहीं कर सकते। अगर कल को उनकी नौकरी चली जाती है, ये भी कहा जाता है कि कोई अधिकारी अगर नाराज हो जाए तब भी उनकी नौकरी पर आन पड़ती है, उनकी सुननी पड़ती है। वो क्यों सुने उनकी, क्यों शोषण उनका हो? जो मैं आपको कह रही थी ना, पहली बात तो है कि सरकारी जो नौकरियां हैं वो इतनी है ही नहीं कि हर किसी को सरकारी नौकरी पर रखा जाए। किसी भी देश में ऐसा नहीं हो सकता। किसी में आप बीच में पहले इंटरप्ट कर लें, एक एक करके सर समय थोड़ा सा पॉजिटिव रहा करें और सही दिशा में सोचें। पहली बात तो ये कि किसी भी देश में, किसी भी राज्य में सभी के सभी सरकारी नौकरी में हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा जो एक कॉम्बिनेशन होता है गवर्नमेंट का, प्राइवेट का, कॉर्पोरेट सेक्टर का और जो अपनी भागीदारी होती है, इन सबको मिला के, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम भी आता है। तो ये जो जरूरतों के हिसाब से समय कम होता जा रहा है, अगर हर कोई कर्मचारी इस समस्या का हल होगा क्या? इस समस्या का हल होगा? आप क्या आश्वासन देंगे हमारे माध्यम से, प्रवक्ता होने के नाते बीजेपी के? एक नियमितीकरण को छोड़कर जितनी भी उनकी मांगे हैं हमेशा मानी जाती हैं। अभी भी बातचीत के लिए आएंगे, अभी भी उनकी सारी बातें मानी जाएंगी, सुनी जाएंगी। और भारत सरकार, हरियाणा सरकार हर कर्मचारी के साथ खड़ी है। 60% पद खाली डिपार्टमेंट में। जी देखिए, अभी भी तो अभी 18,000 भर्तियां हुई हैं। अब टोटल उससे पहले 32,000 पहले भर्तियां हो गई थी। तो हमारी सरकार ने 1800 बंदा इन्होंने भर्ती किया चुनाव में वोट लेने के लिए। उसी तरह ये चुनावी हर चीज का राजनीतिक माहिर है और इस ऊपर से आगे अभी आप लोग करिए पहले 4 साल में तो कोई। ठीक है नसीब जी, 6 महीने अनिता जी, आपको मैं मौका देता हूँ, कम हुआ, एक मिनट का मौका देता हूँ, इसलिए क्योंकि आपकी ये कहीं ना कहीं परेशानी है। अनिता जी आप बोलिए, नसीब जी उसके बाद आप बोलिएगा। अगर कोई काम करता है और गलती करता है तो उसको जो है पनिश किया जाता है, उसको टर्मिनेट। मेरे को एक सवाल का, मैं अपना सवाल रख रही हूँ मैम, आप पहले मेरी बात सुने और फिर जवाब दीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एक रेगुलर कर्मचारी, उससे कहीं अगर कोई चूक होती है, उससे कहीं होती है तो उसको क्या करते हैं? सस्पेंड। और कॉन्ट्रैक्ट वाले को क्या करते हैं? टर्मिनेशन। एक आदमी 15 साल से सर्विसेज दे रहा है, कभी किसी दिन उससे कहीं कोई गलती हो भी, जो काम करेगा गलती उससे होगी, अगर कहीं गलती होगी क्या उसको चेतावनी लेटर नहीं देना चाहिए? क्या सीधा उसको टर्मिनेट कर दो? 42 साल की एज में उसका IQ, उसका जीके, उसका मैथमेटिकल, बताओ कहां स्टैंड करेगा? क्या वो रिटर्न क्लियर कर लेगा? उस समय कहां जाएगा, कहां जॉब करेगा, कहां किस तरह वो अपने परिवार को पालेगा? ये बिल्कुल गलत है कि उसको टर्मिनेट कर दिया जाए। दूसरी बात आई वांट टू से कि जो ये कहा जा रहा है कि नियमितीकरण हम नहीं कर सकते, हम ये कहते हैं कि नियमितीकरण नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप जॉब सिक्योरिटी दीजिए कि 58 ईयर तक NHM वाले सर्विस में बने रहेंगे, किसी को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। ये हमारी मांग है। आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते थे? देखिए, जैसा बहन जी ने बताया कि अभी तनख्वाह बढ़ाने वाली बात नहीं है,
अब तो एक बार हमारे को कम से कम ये दिलासा तो दे दें कि हम बने रहेंगे इस सर्विस के अंदर। नंबर 1, जैसा रेहान राजा जी कह रहे थे कि हमारे को जॉब सिक्योरिटी चाहिए, उसमें देखो किसी फंड का कोई होना का जरूरी नहीं है, कागजी कार्रवाई होती है, बस फंड की कोई बात नहीं होती। ठीक है। लेकिन बात ये है कि सरकार की नियत और नीति में खोट है, चाहे वो आप ट्रांसपोर्ट से ले लीजिए, चाहे वो शिक्षा विभाग से ले लीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट से ले लीजिए। अब बहन जी बता रही थी कि हमने तो आंगनवाड़ी वर्कर का ये कर दिया। भैया ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके ऊपर लाठीचार्ज नहीं हो रहा, जो तंबू गाड़ करके पंचकुला में धरने पे नहीं बैठा? खुश नहीं है, एक बता दो कौन सा वर्ग है जो खुश है? सवाल भारतीय जनता पार्टी दुकानदार खुश नहीं है, कर्मचारी खुश नहीं है, और तो और आपकी सरकार के विधायक भी खुश नहीं है। खुश कौन है? सभी खुश है। आपके 22-24 विधायक, आपके 22 से 24 विधायक मुख्य रोज अखबारों में रोना रोते हैं। आपके अशोक तौर से संपर्क में सरकार से नहीं, जेडी जी ठीक है सब कुछ। सरकार डूबने की कगार पे घूम रही है, एक्सपायरी डेट आपकी नजदीक है, आप अभी भी झूठ बोलने से बात नहीं आ रहे। आप ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे। देखिए हैप्पी इंडेक्स में हम बहुत पीछे हैं असल में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, छोड़िए उस बात को। जेडी साहब आप ये बताइए, जब मध्य प्रदेश में आप आ जाते हैं, आपकी सरकार बन जाती है, मैनिफेस्टो में आप भी कह देते हैं, दिलबाग जी से मैं ये सवाल करूंगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी अच्छे बता सकते हैं न्यूट्रल स्थिति में फिलहाल। लेकिन जेडी साहब वहां भी आपने कहा था कि हम पक्का कर देंगे, वहां भी एनएचएम कर्मचारी अब कह रहे हैं कि साहब आपके वायदे का क्या हुआ है? उनको भी उम्मीद नहीं है आपकी सरकार से मध्य प्रदेश में। देखिए ऐसा है, कोई उम्मीद लगाना या ना लगाना वो उनकी अपनी पर्सनल बात हो सकती है, पर मैं एक मिनट मैडम, ये कोई हंसने का विषय नहीं है, बहुत संगीन मामला है, ये कर्मचारियों की जिंदगी का मामला है। आप हंस रहे हो, आप इन कर्मचारियों की जिंदगी पे हंस रहे हो, आप हंसना बंद कर दो। आप सरकार में हो, अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर पहले जो हमारा कांग्रेस का जो हमारा मैनिफेस्टो है, आज तक का इतिहास उठा के देख लो कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो से कांग्रेस ने हमेशा अपने चुनाव में वायदा पूरा किया। आप लोगों ने इतना झूठ बोल के राज लेके लूट नहीं मचाया। आपने किसानों के गन्ने की आप पेमेंट नहीं देते। जवाब दीजिए सर, छोड़िए आप आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए, आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। जेडी साहब जवाब दीजिए सर, सिर्फ जवाब दीजिए, आप मैनिफेस्टो में क्यों लिखते हैं जब वायदा पूरा नहीं करना होता? मेरा एक भी, आप कांग्रेस का मैं प्रतिनिधि हूं, प्रवक्ता हूं, एक भी आप मेरे को ऑन रिकॉर्ड ऐसा प्रॉमिस दिखा दो जो कांग्रेस ने चुनावी मैनिफेस्टो में किया हो और पूरा ना किया। दिलबाग साहब वाकई में ऐसा है क्या? दिलबाग जी के पास चलूंगा मैं, दिलबाग जी की याददाश्त बहुत अच्छी है। दिलबाग जी बताइए। ठीक है जेडी साहब जवाब मिल गया आपको। करप्शन के वादे आपने आपके पास मौका है कि आपके पास वहां पर बहुत समय है अभी। सारे किसानों की जमीन ली, वो सारे आपने वादे पूरे किए, इसका आपका जवाब ही नहीं है। कांग्रेस ने तो भला कर दिया पूरे देश का अभी तक। देखिए ऐसे है, जो हाल कांग्रेस ने किया उससे बेहुदा हाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किसानों के, महिलाओं के, सबका आपने मैडम किसानों के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। किसानों पर मत जाइए, अभी एनएचएम पर रही है, एनएचएम पर रही है, दिलबाग जी एनएचएम पर रही है, एनएचएम पर रही है। मैडम आएंगे नेताजी, समय बहुत कम है। दिलबाग जी रोहित साहब के पास चलो, उसके बाद मुझे दिलबाग जी पूरी कीजिए बात। मैं तो ये सभी कर्मचारियों से, किसानों से, हरियाणा की जनता से ये प्रार्थना करूंगा कि भी लोकतंत्र के अंदर आप सबके पास वोट का अधिकार है। वोट किसी चोट मारिए इनको, मालूम हो जाएगा आपको, कोई इलाज नहीं है। सब देख रहे हैं दर्शक, सब देख रहे हैं। गोविंद साहब कुछ कहना चाहते हैं, गोविंद साहब बोलिए। सबसे पहले तो सरकार की इच्छा शक्ति यहाँ होनी चाहिए। जिस प्रकार से मेरी बहन अनीता जी ने बताया, कई ऐसी मांगे जैसे सेवा नियमों का लाभ देना, साथ में वेतनमान को इनके बराबर लागू करना, जो इनके जो कर्मचारी होते हैं इनको इनिशियल पे स्केल जो रेगुलर कर्मचारी लेता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी वो भी सरकार दे सकती है। और रही बात इनको हड़ताल के टाइम के पीरियड को, इनका ड्यूटी पीरियड काउंट करना, और इनको रेगुलर कर्मचारियों के जो सर्विस रूल्स हैं इनके बराबर भी वो नियम बनाए जाए। ये 2016 से स्ट्राइक करने लगे हैं, 2018 में तो सेवा नियम में संशोधनों की मांग भी उठा चुके हैं। और सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो ना तो ये नियम भी बना सकते हैं, रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं, नियमित भी कर सकते हैं 2011 के पत्र के मुताबिक। आपको जानकारी है तो ये बताइए सिर्फ कि अगर ये सेवा सुरक्षा नियम लागू होते हैं, सरकार पर कोई वित्तीय बोझ इतना पड़ जाता है कि सरकार टेंशन में आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी सरकार, बिल्कुल टेंशन में नहीं आएगी। हरियाणा के मामले में तो बिल्कुल यह असंभव है। हरियाणा फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है और कांग्रेस के टाइम में भी स्ट्रांग था, भारतीय जनता पार्टी के भी टाइम में काफी स्ट्रांग है। पैसा तो इशू ही नहीं है। इशू यह है कि हमारे पास ये जो जीरो वैकेंसी पॉलिसी, ये हाँ देखिए
इसमें ये बड़ा ऑब्वियस सा चीज है कमल, जब कमल इतने सारे लोग इतने वर्षों से आपके साथ काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि उनकी आपको जरूरत है। अगर जरूरत है तो फिर आप जीरो वैकेंसी पॉलिसी क्यों नहीं अडॉप्ट करते हैं? आप एडोकिज्म क्यों रखे हैं? ये क्या इशू है? अब देखिए यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम है। सरकार ने देखिए कमल जी, वायदा भी किया था। कमल जी मैं थोड़ा सा यहाँ मैं अनीता जी से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। देखिए जॉब सिक्योरिटी इज नॉट द इशू। आप जॉब सिक्योरिटी दे करके आप किसी को झुंझुना दे दीजिए और जॉब सिक्योरिटी दे दीजिए, उससे हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन वैसे नहीं चलता। आप जीरो वैकेंसी पॉलिसी अडॉप्ट कीजिए, क्वालिटी वैकेंसीज को आप फुलफिल कीजिए, उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट आप वही कराएं जहां की देखिए बड़ा प्राइमरी लेवल पे जरूरत। यहां तो सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पे आपने एडोकिज्म धोखा दिया है, तो ऐसे हेल्थ सिस्टम आपका कोलैप्स कर जाएगा एक दिन। लोग परेशान हो रहे हैं। चाहता था लेकिन समय की कमी है। रोहित साहब, अनीता जी, अंत में आप कुछ कहना चाहते थे? फिर से मैं कहूंगा कि कर्मचारियों की आवाज हम जरूर सुनवाना चाहते हैं सरकार को। अंत में क्या कहेंगे, बोलिए जल्दी जी। नीलम जी के पास अंत में मैं लेना चाहूंगा जवाब भी, जल्दी बोलिए अनीता, जल्दी बोलिए। रूलिंग पार्टी से केवल एक ही निवेदन समझे जी कि नेशनल हेल्थ मिशन को नेशनल हेल्थ मिशन ही रहने देना। ठीक है। नेशनल हरासमेंट मिशन मत बनाओ इसको। नीलम जी, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी दरी पर लाओ। देके जाइए कि चर्चा का मकसद जो है वो होना चाहिए। आप क्या आश्वासन देते हैं हमारे माध्यम से प्रवक्ता होने के नाते? बातचीत हर समस्या का हल होता है, बातचीत की टेबल पर आए, आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सामने हर रखें। डिबेट में यही आता है, और हमारे चलिए फिर भी हम चाहते हैं कि समस्या का हल होना चाहिए, यही उम्मीद हमारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने समय दिया, चर्चा में आए और चाहते यही है कि जो एनएचएम के कर्मचारी हैं वो जल्द से जल्द हड़ताल खत्म करें, इनकी मांगों को सरकार माने। जो जनता है यानी कि आप जो परेशान हो रहे हैं, जो अस्पताल में जाते हैं, उनको मालूम है उनको परेशानी कितनी हो रही है, वो कम से कम समझ सके। तो बड़ी बात में इतना ही, लेकिन फिर से लगातार बने रहिए खबरें अब तक के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।